नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बीजेपी इस समय संकट में है। संकट इस वजह से नहीं कि लोकसभा में 303 से घटकर सीटें उसकी 240 रह गई, इसलिए भी नहीं कि उसको अपने जो गठबंधन के साथी दल हैं, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू के भरोसे या उनके समर्थन से सरकार चलानी पड़ रही है। कमज़ोर सरकार है इसलिए नहीं। नरेंद्र मोदी पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ये भी समस्या नहीं है। बीजेपी की समस्या है उसने इतिहास से, अतीत से सबक नहीं लिया। अतीत और इतिहास का सबक क्या कहता है बीजेपी के लिए, और वो सबक बीजेपी को सीखना चाहिए था उत्तर प्रदेश से, जो उसने नहीं सीखा राष्ट्रीय स्तर पर। वो है दल बदलुओं से सरकार बन भले जाए, चलती नहीं कुछ अपवादों को छोड़कर, और संगठन तो बिल्कुल ही नहीं चलता। इस चुनाव में जितनी बड़ी संख्या में दल बदलुओं को टिकट दिया गया, उसमें से 2/3 से ज़्यादा हार गए। अब ये दल बदलू जो हैं असल में दोहरी मार करते हैं। एक तरफ आपके कैडर का जो है मनोबल तोड़ते हैं। पार्टी में जो लोग बरसों से काम कर रहे हैं, दशकों से काम कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं। और आपके मतदाता वर्ग को, खासतौर से जो आपका कोर वोटर है, उसको चढ़ाते हैं कि देखो हम तुम्हारी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करते, हम तुमको लगातार गाली देते रहे हैं सालों से, फिर भी तुम्हारी पार्टी ने हमको टिकट दिया है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमको जिताओ। तो कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन इस बार मतदाताओं ने कहा कि ना, ये नहीं होगा। मैं जिस सबक की बात कर रहा हूँ वो बात है 1997 की, उत्तर प्रदेश की। 1996 के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच में समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ 6-6 महीने के मुख्यमंत्री का। 6-6 महीने के मुख्यमंत्री का जब ये एग्रीमेंट हो गया, और याद रखिए 96 में किसी को बहुमत नहीं मिला था, तो उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लग गया था। लगभग 5 या 6 महीने राष्ट्रपति शासन रहा, उसके बाद ये सरकार बनी समझौते से। मायावती ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। इस सरकार को हम समर्थन क्यों दें? वो ताज कॉरिडोर का मामला आया था, उनके खिलाफ जांच का मुद्दा उठा था, और कल्याण सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। कैसे? बहुजन समाज पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ा और लगभग 28 विधायक कांग्रेस पार्टी के। 96 का चुनाव याद होगा आपको कि कांग्रेस और बीएसपी का समझौता हुआ था, प्री पोल अलायंस। 93 के बाद ये दूसरा प्री पोल अलायंस था जब किसी पार्टी से किया बीएसपी ने, और कांशीराम के रहते हुए। 300 सीटों पर जो है बीएसपी चुनाव लड़ी थी, 125 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। वो दिन और आज का दिन कांग्रेस पार्टी फिर पलटकर कभी आई नहीं। वो कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए दफन करने का उत्तर प्रदेश में इंतज़ाम हुआ, लेकिन वो कहानी अलग है। ये जब समझौता टूटा बीएसपी और भाजपा का, भाजपा ने बीएसपी को तोड़ लिया, उसके विधायकों को तोड़ा। कांग्रेस के विधायकों का, बागी विधायकों का कहना चाहिए, नेतृत्व कर रहे थे नरेश अग्रवाल। वो तोड़ कर निकले, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, और जो बीएसपी से जो लोग निकले थे उन्होंने जनतांत्रिक बसपा बनाई। और आपको याद दिला दें कि तब तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, ये 2/3 वाला। 1/3 सदस्य जो है पार्टी से अलग हो सकते थे, अपना अलग गुट बना सकते थे, अपनी पार्टी बना सकते थे। अटल जी शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाया और आपने सारे दागियों को ले लिया। हरिशंकर तिवारी से लेकर सब जितने माफिया थे, जो अपराधी तत्व थे, वो सब इस सरकार में मंत्री बन गए। तो अटल जी का जवाब था कि इन लोगों को हमने टिकट नहीं दिया था, हमारी पार्टी ने नहीं दिया था, ये दूसरी पार्टियों से जीत कर आए। अब ये बात आप पत्रकारों को समझा लें, अपने कार्यकर्ताओं से बोल दें, वो चुपचाप सुन लेंगे, लेकिन मतदाता क्यों सुनेगा? उसी दिन उत्तर प्रदेश में भाजपा का रसूख खत्म हो गया, और उसी दिन से कल्याण सिंह का जो आभा मंडल था वो छिन्न भिन्न हो गया। कल्याण सिंह जो ईमानदार, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर
और किसी भी हालत में समझौता न करने वाले नेता के रूप में उनकी जो छवि बनी थी वो धूल धूसरित हो गई। उसके बाद कल्याण सिंह को हटाना पड़ा 1999 में बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से, और उसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। उसके बाद 18 साल लगे बीजेपी को फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में आने में। 2017 में आई। इतनी बड़ी कीमत पार्टी ने चुकाई और केवल सत्ता से बाहर हो गई ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए की पार्टी बन गई। उसी के बाद जो उभार हुआ सपा और बसपा का मुख्य ध्रुव के रूप में, वो उसी के बाद हुआ। कांग्रेस पहले ही हाशिए पे जा चुकी थी। अपने इस कर्म से भाजपा भी हाशिए पे चली गई। 2002 के चुनाव में उसको 46 या 48 सीटें मिली, सिर्फ 403 में से। उसके बाद उसकी सीटों की संख्या और कम हुई। तो भाजपा उस सदमे से उबर नहीं पाई। लोगों ने फिर भाजपा की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं समझी। चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, दोनों में भाजपा लगातार नीचे चलती गई। लोकसभा में 10 सीटों पर आकर अटक गई और उसकी वजह से केंद्र की उसकी सरकार 2004 में चली गई। अगर उत्तर प्रदेश में उसको 15 सीटें और मिली होती तो शायद केंद्र में सरकार बन जाती, शायद क्या निश्चित बन जाती, क्योंकि 6 या 7 सीटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस को 6-7 सीटें बीजेपी से ज़्यादा मिली थी बस। और जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरता उसको सहयोगी मिल ही जाते, कांग्रेस को मिल गए। तो दल बदलुओं के साथ सरकार बनाने का नतीजा क्या होता है? तात्कालिक लाभ तो हो जाता है, लेकिन उसका दूरगामी जो नुकसान होता है वो बड़े लंबे समय तक उसकी गूंज सुनाई देती रहती है। 2024 के चुनाव से पहले यही भारतीय जनता पार्टी ने इस इतिहास को दोहराया और दल बदलुओं को इस तरह शामिल किया जाने लगा जैसे कोई नई पार्टी बन रही हो, जिसके पास न अपने सांसद हैं, न विधायक हैं, न नेता हैं, न संगठन के लोग हैं। जो आए उसको ले लो। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या काम किया है, उसकी छवि कैसी है, वो आपकी विचारधारा से कहीं दूर दूर तक मेल भी खाता है कि नहीं, इस सब की चिंता छोड़ दी गई। ये मान लिया गया, जो विपक्ष का आरोप था, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, हमारे दागी लोग वहाँ जाते हैं और बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरा हो जाते हैं। लेकिन मतदाता ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस बात को, इस परिवर्तन को, मतदाताओं के मन में चल रहे इस बदलाव को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई। उसको लगा कि हम जो फैसला कर रहे हैं उसको लोग उसी रूप में मान लेंगे जैसे हम कह रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं उसको लोग उसी रूप में समझेंगे। लोगों ने मना कर दिया, ना, ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा अभियान शुरू किया 2019 से 2024 के बीच में भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस तरह से जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, मुकदमे दायर होने लगे, जांच होने लगी, उसको सबसे बड़ा धक्का अगर किसी ने पहुंचाया तो खुद प्रधानमंत्री ने। जब उन्होंने फैसला किया, पूरी पार्टी ने किया, केवल अकेले का उनका फैसला नहीं रहा होगा, लेकिन उनका फैसला निर्णायक रहा होगा जब अजीत पवार को पार्टी में, उनकी पार्टी शरद पवार की तोड़कर अजीत पवार का साथ लिया गया। अजीत पवार जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप में अभियान चला चुकी थी, जिसके बारे में भाजपा के साथ आने से 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री खुद बोल चुके थे, उसको आपने पार्टी में ले लिया। उसका नुकसान आपको महाराष्ट्र में बुरी तरह से उठाना पड़ा। 2014, 2019 इन 4 चुनाव जो विधानसभा और लोकसभा के हुए, चारों चुनाव में भाजपा को आपने चौथे नंबर की राज्य की पार्टी से पहले नंबर की पार्टी बना दिया। और 2024 में पुनः मुश्को भाव। कम से कम लोकसभा में तो यही हुआ। विधानसभा में क्या होगा ये आगे पता चलेगा। चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, उस समय पता चलेगा। लेकिन अजीत पवार का आना, अब अजीत पवार के आने से बीजेपी की विधानसभा में सीटें बढ़ जाएं, फ़ायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अजीत पवार को साथ लेने से
भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री का अभियान था उसकी हवा निकल गई। कोई ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि आप अजीत पवार को साथ लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और गंभीरता से चला रहे हैं। तो कल्याण सिंह के समय का सब, कल्याण सिंह की पूरी राजनीति खत्म हो गई। उसके बाद वो उबर नहीं पाए, पार्टी से बाहर निकले, अपनी पार्टी बनाई। कल्याण सिंह जो पूरे देश में पिछड़ों के उस समय सबसे बड़े नेता थे, उनका कद उस समय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव से बड़ा था। उनकी पार्टी को 403 सदस्यों वाली विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की है उसमें सिर्फ 6 सीटें मिली। और बीजेपी ही नहीं, जो भी कैडर बेस्ड पार्टी होगी उसमें यही होगा। जब नेता को कैडर छोड़ देता है तब नेता की हैसियत जो है वो जीरो हो जाती है, ज़मीन पर आ जाता है। वही कल्याण सिंह के साथ हुआ। उन्होंने विचारधारा को छोड़ा, विचारधारा की आलोचना की, संघ की आलोचना की, भाजपा की, भाजपा के बड़े नेताओं की, पार्टी छोड़ दिया। और उनकी स्थिति जो 1991 में ही पूर्ण बहुमत अकेले लेकर आए थे भाजपा के लिए, उनकी हैसियत 6 सीटों की रह गई। अगर उन्होंने 97 में वो सरकार न बनाई होती, तय किया होता विपक्ष में बैठने का या नया चुनाव कराने का, तो न बीजेपी की दुर्दशा हुई होती वैसी, न कल्याण सिंह की। हो सकता है बीजेपी सत्ता में ना आती, लेकिन उसकी छवि बरकरार रहती। तब तक भाजपा की छवि थी कि ये गुंडों और माफिया को टिकट नहीं देती, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती, अपने साथ लेकर नहीं चलती, ऐसे लोगों को टिकट देने से बचती है। सारी छवि जो है वो एक फैसले ने खत्म कर दी। यही हुआ 2024 में। जिस तरह के लोगों को अंधाधुंध शामिल किया गया पार्टी में, उससे जो कार्यकर्ताओं पर असर हुआ, दूसरी तीसरी कतार के नेताओं पर असर हुआ, वो तो एक पक्ष है। जो असर मतदाता पर हुआ, जो कोर वोटर आपका था, वो ठगा महसूस करने लगा अपने को कि हम अपना खून पसीना बहाते हैं इस पार्टी की विचारधारा की रक्षा के लिए, इस पार्टी के साथ संघर्ष में साथ खड़े होने के लिए। और आज हमें उन लोगों के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, उनके लिए प्रचार करना पड़ रहा है जिनका हम जीवन भर विरोध करते रहे। तो उसके लिए ये पचाना, ये जो है स्वीकार करना इस बदली हुई सच्चाई को बहुत मुश्किल था। और वो मुश्किल उनकी चुनाव परिणाम में नज़र आ रही है। ये सब जो बातें हैं कि दलित चला गया, अति पिछड़ा खिसक गया, ये सब बातें होते हुए भी झूठा प्रचार हुआ आरक्षण को लेकर, इन सब का असर हुआ। इससे कोई एतराज़ नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर, अपने नेताओं पर भरोसा किया होता, टिकट वितरण में दल बदलुओं को तरजीह न दी होती, वो ऐसा लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो है पुनर्जन्म हुआ है जैसे, और विपक्ष की पार्टियों का एक मिला जुला हिस्सा भाजपा में आ गया है, नई भाजपा में। तो लोगों के लिए जो भाजपा विरोधी पार्टियां थी, वो भाजपा के उम्मीदवार जो उसने चुनाव मैदान में उतारे, उनमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। ऊपर से आपके सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी, ये सब मिलाकर भारी पड़ा। लेकिन अभी जो चिंतन मंथन मनन हो रहा है, उसमें इसकी चिंता दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है इस पर जो है गंभीरता से चर्चा हुई हो, इसके बारे में कोई फैसला हुआ होगा, लेकिन अभी तक वो सार्वजनिक रूप से उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। वो नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बद्रीनाथ के कांग्रेस के एमएलए को लाने की क्या ज़रूरत थी पार्टी में? इसके लिए जो जिम्मेदार है उससे कोई सवाल पूछा जाएगा? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों और निर्दलियों को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपके पास कोई प्लान बी था नहीं। आपकी इतनी ताकत थी नहीं कि आप जिनको लेकर आए हैं उनको जिता सके। तो आप हिमाचल में कांग्रेस को और मुख्यमंत्री को कमज़ोर करना चाहते थे। आपने किया क्या? कांग्रेस और मुख्यमंत्री दोनों को और ताकतवर बना दिया, और ये संदेश दिया देश भर में कि एक छोटे से राज्य में, जहाँ से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है,
वहाँ आप 4 विधायकों को जिताने की हैसियत नहीं रखते। 4 विधानसभा के उम्मीदवारों को कह लीजिए, वो विधायक थे, छोड़कर आए थे। जीते हुए विधायकों को भी जिताने की हैसियत नहीं रही आपकी। तो जनता ने आम चुनाव में और उसके बाद जो उपचुनाव हुए एक संदेश बड़ा साफ दिया कि ये जो दल बदलुओं को लेने की परंपरा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो नई भर्ती का सिस्टम है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर है कि वो इसको नियम मानते हैं कि अपवाद मानते हैं, इसको गंभीरता से लेते हैं या उनको लगता है कि नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा। लेकिन लोगों का मन इतनी जल्दी नहीं बदलता है। पार्टी विद ए डिफरेंस की जो छवि है भाजपा की, उसको बनाने में दशकों लगे, उसको ख़त्म करने में कुछ दिन लगे। तो निर्माण मुश्किल होता है, विध्वंस आसान होता है। तो इस विध्वंस के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में सोच क्या होगी, ये तय करेगी कि भविष्य की भाजपा कैसी होगी या भाजपा का भविष्य कैसा होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।